चलिए हम लोग अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की बात करते हैं। जन्म के विषय में बात कही गई है कि 1380 ईस्वी, कहीं 1360 मिलेगा। अ, इस तरह से कोई हमें सटीक तो नहीं कह सकते हम, पर आप ध्यान रखेंगे कि विद्यापति अमीर खुसरो से उम्र में छोटे थे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और दरभंगा जिले में विपसी गांव में इनका जन्म हुआ था। विपसी पूछ लेगा अगर परीक्षा में कि विद्यापति किस जगह के थे, दरभंगा जिले के विपसी के थे। और 1460 इनकी देहांत है। संस्कृत, अवहट एवं मैथिली तीनों में इनकी कृतियां आपको मिल जाएंगी। अवहट्ट क्या है? हम लोग अपभ्रंश साहित्य तो पढ़ते आ रहे हैं, तो जो अपभ्रंश हम पढ़ रहे हैं उसी का विद्यापति वर्जन है। विद्यापति वर्जन का मतलब जो पूर्वी अपभ्रंश। अपभ्रंश अवहट्ट के विषय में दो मान्यताएं हैं। एक ये कि अवहट्ट जो है एक ये है कि अवहट्ट जो है, अवहट्ट कहें या अवहट्ट कहें, ठीक है, अवहट्ट कहें या जो भी कहें हम, अवहट्ट कहें, ये चूंकि विद्यापति ने इस शब्द का जिक्र कर दिया है कि देसिल बैना सब जन मिठा, तय तैसन चंपो हट्ठा, तो वहां से ये आता है। वो अपनी भाषा को अवहट्ट कहते भी हैं। तो इसके बारे में कि ये पूर्वी अपभ्रंश है। अब जानते हैं कि विद्यापति मैथिल इलाके के थे, बिहार के, तो पूर्वी हिस्सा वो हिंदुस्तान कहा जाएगा। तो अपभ्रंश का पूर्वी वर्जन, पूर्वी अपभ्रंश। और आप देख चुके हैं विद्यापति का समय क्या है, 1380। तो कहा जाता है अपभ्रंश के बाद की अवस्था जो आई वो अवहट्ट कहलाई। तो दो मान्यताएं हैं, पूर्वी अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश। यहां उत्तर शब्द जो है, यहां उत्तर शब्द दिशा सूचक नहीं है, बाद वाला है, जैसे पोस्ट अपभ्रंश कहा जाए अगर। ठीक है, तो ये चीजें आप इस विषय में याद रखेंगे विद्यापति के विषय में, कि तीन भाषाओं में इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है, संस्कृत, अवहट्ट एवं मैथिली। मैथिली में इनकी आप पदावलियां देखेंगे। और एक नाटक है गोरक्ष विजय नाटक विद्यापति का, तो वो आप उसे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैथिली में पदावली है, अवहट्ट में कीर्तिलता है, और कीर्ति पताका का भी जिक्र है कि अवहट्ट में इनकी भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका, तो इससे अलग ना देखा जाए, ये भी यही है शामिल। मैथिली में पदावलियां हैं और अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दो किताबें आपको विद्यापति की मिल जाएंगी। गोरक्ष विजय नाटक, इसमें संस्कृत भी है, मैथिली भी है, दोनों भाषाएं हैं। और मिश्र बंधुओं ने इसी नाटक पर, यानी गोरक्ष विजय नाटक के आधार पर, मिश्र बंधु कौन? वही मिश्र बंधु विनोद वाले, वो भी हमारे साहित्य इतिहासकार हैं, तो उनका भी हम लोग जिक्र करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। उनको एक बार की भूलेंगे नहीं कि अब इतिहास लेखन और ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। हाँ श्वेता, विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका में ये ध्यान देंगे, विद्यापति को पहला नाटककार घोषित किया है किसने? मिश्र बंधुओं ने, गोरक्ष विजय नाटक के आधार पर। दूसरी बात, कीर्तिलता और कीर्ति पताका में कवि का दरबारी रूप। अब इसमें अपने जो राजा हैं कीर्ति सिंह और शिव सिंह, उनका वर्णन है, उनका जिक्र है। तो ये कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये ग्रंथ में एक तरह के दरबारी कवि हैं। वो अपने राजा की स्तुति, युद्ध, और जो है जौनपुर तक आए थे, वो जो मिथिला के क्षेत्र से, उस पूरी घटना का वर्णन है। आगे बढ़ेंगे हम। अच्छा, एक चीज और ध्यान देखिए, कीर्ति पताका जो ग्रंथ है वो अप्राप्य है, अभी तक मिली नहीं है कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्तिलता तो उपलब्ध है, और कीर्तिलता पर गंभीर काम किया है शिव सिंह। आगे बढ़ेंगे हम। विद्यापति ने कीर्तिलता को कहानी कहा है, पुरुष कहानी हौ कथों जसु पथावो पुत्तु।
तो कहानी शब्द का इस्तेमाल करते हैं कीर्तिलता के विषय में। और कीर्तिलता को देसिल बयना यानी अवहट्ट में चूंकि रचित है तो संस्कृत में नहीं है, अवहट्ट में है, तो अवहट्ट के विषय में कहते हैं वो कि देसिल बयना सब जन मिठा तय तैसन जंपाओ अवहट्ठा। ये लाइन खुद में आप देखें तो अवहट्ट में ही लिखी गई है, मैथिल थोड़ी ना है ये भाषा। देसिल बयना सब जन मिठा तय तैसन जंपो, तो ये कीर्तिलता में देसी भाषा की मिठास को वर्णित करते हुए ये बात कहते हैं। और आपसे प्रश्न पूछेगा कि देसिल बयना सब जन मिठा किसकी पंक्ति है? विद्यापति की है। कहाँ उद्धृत है? कीर्तिलता में उद्धृत है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवहट्ट है। इस तरह से हमें फैक्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। विद्यापति के विषय में बात है कि मूलतः शैव भक्त थे। राधा कृष्ण, चूंकि पदावलियों की भाषा इनकी पदावलियों के केंद्र में, विद्यापति के पदावली के केंद्र में राधा कृष्ण ही है और उनका श्रृंगार वर्णन है, तो इसलिए कहा गया है कि मूलतः शैव भक्त थे लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम में रमे थे। निराला ने इनकी पदावली को नागिन की मादकता लहर कहा है। क्यों? क्योंकि पदावलियां इतनी श्रृंगारिक हैं, श्रृंगार वर्णन पदावलियों में बहुत ज्यादा है, इसलिए निराला नागिन की मादक लहर कहते हैं। पदावलियों की भाषा मैथिली में बार बार बता चुका हूं। और एक गीति काव्य, गीति काव्य हम कहें या पद की शैली में कहें, ठीक है, पद की शैली में है। और चंडीदास की जो के पद हैं बांग्ला में, उससे बहुत प्रभावित है। इसी रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल की संज्ञा दी जाती है, मैथिल कोकिल। ठीक है, तो ये इतनी बातें हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। विद्यापति को किसने क्या उपाधि दी है, इस तरह के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने जॉर्ज ग्रियर्सन। आप लोगों का काम ये है कि आप जॉर्ज ग्रियर्सन की जो साहित्य का इतिहास है उसका नाम कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में उसका नाम टाइप करें। ठीक है, अभी जॉर्ज ग्रियर्सन की किताब का नाम, जिससे वो चीजें रिकॉल रहें। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले कवियों में शुक्ल जी हैं, राम कुमार वर्मा हैं, राम वृक्ष बनीपुरी हैं, बच्चन सिंह, हरिप्रसाद शास्त्री हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो के प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक को लेकर के परीक्षा में प्रश्न बनता है, वैसे ही विद्यापति को श्रृंगारी, रहस्यवादी इस तरह से भी, या भक्त कवि इस तरह से भी प्रश्न बनता है परीक्षा में। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले लोगों में हजरत प्रसाद द्विवेदी, चैतन्य महाप्रभु, तो उनका जिक्र शायद परीक्षा में ना आए, श्याम सुंदर दास, ये दो हमारे आधुनिक विद्वान ये मानते हैं विद्यापति को भक्त कवि। अब शुक्ल जी एक तो श्रृंगारिक मानते हैं, भक्त कवि नहीं मानते विद्यापति को। ठीक है, बहुत अच्छे। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हाँ, तो अच्छी बात है, आप सबको अगर याद है तो। एक तो शुक्ल जी विद्यापति को भक्त कवि नहीं, अच्छा भक्त कवि और उसका मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं, जरा स्पष्ट कर दूं। भक्त कवि मानने और श्रृंगारी कवि मानने, विद्यापति की पंक्तियों में राधा कृष्ण के जो संयोग है, जो प्रेम है, जो एक तरह से रासलीला है, उसका ऐसा वर्णन है, मतलब बहुत श्रृंगारिक, बहुत ज्यादा श्रृंगारिक है। तो इसलिए शुक्ल जी उसे भक्त कवि उन्हें नहीं मानते कि भाई इतना श्रृंगारिक है, जैसे एक लड़का और एक लड़की, एक स्त्री और एक पुरुष, सिर्फ आपने नाम रख दिया है राधा और कृष्ण और काम आप वही कर रहे हैं, श्रृंगार वर्णन, तो मैं कैसे कह दूं कि आप भक्त कवि हैं? तो शुक्ल जी उन्हें भक्त कवि नहीं मानते। तर्क भी देते हैं शुक्ल जी। कुछ लोग कहते हैं कि वो जो श्रृंगार है, वो जो श्रृंगारिक वर्णन है, वो पुरुष और प्रकृति का है, वो बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग है, वो एक काम की कहानी नहीं है, विलास और श्रृंगार नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल फीलिंग है। ये इस तरह के तर्क देने वालों को शुक्ल जी कहते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, भाषा देख रहे हैं शुक्ल जी की। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि भाई जो अगर श्रृंगार है तो श्रृंगार ही कहो, क्यों जबरदस्ती उसे आध्यात्मिक और ये स्पिरिचुअल बनाने पे तुले हो। ठीक है, तो शुक्ल जी बहुत क्लियर बात कहते हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा कि ये लाइन किसकी है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं,
तो लाइन है, ये पंक्ति है शुक्ल जी की। किसके विषय में शुक्ल जी कहते हैं? विद्यापति के विषय में कहते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये सारे फैक्ट्स हम लोग, हालांकि मैं शेयर करूंगा आपको ये सारी चीजें, लेकिन आप याद रखिए। विद्यापति को बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं। कौन कौन सी? मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, राजा शिव सिंह ने दी थी, लेखन कवि, खेलन कवि, वयः संधि के कवि, दशावधान और कवि कंठहार। वयः संधि जो है, इसी के बारे में चीजें बता दूं। वयः संधि कवि, वयः जो संधि है वो एक वय मतलब तो आप जानते हैं उम्र होती है, तो और संधि दो उम्र के बीच की स्थिति की बात की जा रही है, यानी बालपन और यौवन। ठीक है, बालपन और यौवन, इसके जो बीच की स्थिति है यह है वयः संधि। एक तरह की ज्वाइनिंग पीरियड है ये, दो अलग अलग स्टेज का, बालपन और यौवन। हमारे कवियों ने, श्रृंगारिक कविता करने वाले हमारे पुराने कवियों ने इस फ्रेज को बहुत, मतलब खुद भले बूढ़े हो गए हों, 80 साल की उम्र में कविता कर रहे हैं, लेकिन ऐसी उम्र की लड़कियों पर, स्त्रियों पर बहुत श्रृंगारिक कविताएं रची हैं। अच्छा, इसमें ये कविता के लिए कंटेंट बनता कैसे है? अब ये स्थिति में क्या है, बालपन में क्या है कि लड़की जो है वो है तो अभी अबोध, पर उसके शरीर का विकास हो रहा है यौवन के मुताबिक। तो कवियों को ये जो है बात बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। बहुत सारे कवि हैं ऐसे जो वयः संधि को केंद्र में रखते हैं, और फिर चूंकि आम स्त्री का जिक्र कर देंगे तो फिर थोड़ा सा ज्यादा श्रृंगारिक हो जाएगा, इसलिए राधा को आधार बना लिया है। राधा और कृष्ण के जरिए भिखारीदास एक बात कहते हैं श्रृंगारी रीतिकाल में आकर के, कि आगे के कवि रीझें तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यानी राधिका आप क्या करिए, आपको काम तो वही करना है, स्त्री और पुरुष का प्रेम दिखाना है, लेकिन राधा कृष्ण के जरिए दिखा दीजिए तो आप पर कोई आक्षेप नहीं करेगा। तो ये भी पंक्ति महत्वपूर्ण है, भिखारीदास वाली भी, ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। आपको मैंने बता दिया कि वयः संधि क्या है, एक ऐसा स्त्री के विषय में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, एक ऐसा ये टाइम फ्रेम है, या यूं कहें कि आप एक टाइम पीरियड है जब कोई लड़की युवती हो रही होती है, एक किशोरी अवस्था में अगर बात की जाए, जब उसका शरीर तो युवती का हो चुका होता है लेकिन वो अबोध बालिका होती है। और मतलब बहुत सारे कवियों के यहाँ आप लाखों पंक्तियां पा जाएंगे इस स्थिति पर। और कवि कंठहार, इसकी भी उपाधि विद्यापति को दी जाती है। आगे बढ़ेंगे हम। ये तो रही विद्यापति की बात। विद्यापति की कविताओं के बारे में भी हमने बात कर ली कि भाई विद्यापति की पदावली किस भाषा में है, संस्कृत में विद्यापति ने क्या लिखा। ठीक है, ये सारी चीजें भी आप याद रखिए। जैसे आपसे अगर परीक्षा में पूछ ले कि विद्यापति ने संस्कृत भाषा में क्या लिखा, तो आप याद रखिए किताब भी आपको इसीलिए किताब की भी बात की जा रही है। अब से कुछ चीजें अगर रह जाएं, जैसे कि विद्यापति को जातीय कवि, ठीक है, ध्यान देंगे, विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, जातीय कवि की संज्ञा देते हैं बच्चन सिंह। ठीक है, विद्यापति को जातीय कवि की संज्ञा बच्चन सिंह देते हैं। ठीक है, बाकी सारी उपाधियां तो मैंने आपके साथ साझा कर दी हैं। ये तो रही कविताओं की बात। और आप जानते हैं कि हमारे आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में कविताओं का बोलबाला रहा है, गद्य साहित्य का नहीं रहा है। गद्य साहित्य हमें मिलता है आधुनिक काल में। गद्य साहित्य हमें कहा मिलता है? आधुनिक काल में।
आधुनिक काल मतलब समझ लीजिए कि 19वीं शती, अभी बहुत लेटेस्ट है, 200 साल भी नहीं हुए हैं हिंदी में गद्य को लिखते हुए, 200 साल भी नहीं हुए हैं। तो 19वीं शती का मिड, अगर हम मध्य, 19वीं शती का मध्य, यहां से गद्य हिंदी में लिखना शुरू होता है। नाटक, निबंध, नाटक तो खैर बहुत पुराना है, उपन्यास, निबंध, कहानी, ये सारी चीजें 19वीं शती के मध्य से, यानी 1850 मान लें, वहां से गद्य लिखना हिंदी में शुरू होता है। इसीलिए शुक्ल जी इसे गद्य काल कहते हैं, आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं शुक्ल जी, आप जानते हैं ये सारी चीजें। तो हम ध्यान देंगे कि चूंकि गद्य लिखना आधुनिक काल में शुरू हो रहा है, 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हो रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि गद्य बिल्कुल था ही नहीं। तो ये 3-4 कृतियां हमें मिलती हैं आदिकाल में भी गद्य की, जिसे हम गद्य कहा जाए या चंपू कहा जाए। चंपू काव्य क्या होता है मैं बता दूं। चंपू काव्य कहा जाए इसे, चंपू काव्य यानी गद्य पद्य मिश्रित। अब ठीक से गद्य भी नहीं है, ठीक से पद्य भी नहीं, तो चंपू काव्य लिखने की प्रधानता संस्कृत साहित्य में भी रही है। ठीक है, तो ये चंपू काव्य याद रखिएगा। और क्योंकि स्पष्ट हमें गद्य नहीं मिलता है, लेकिन आदिकाल में 4 कृतियां हमें गद्य की मिलती हैं। उसमें से एक है राउल वेल। कौन सी कृति है? राउल वेल। ठीक है, किस कवि का क्या नाम है? रोड कवि या रोडा कवि, 2 तरह के आपको नाम मिलेंगे। इस कृति में राउल नाम की एक नायिका है और उसके सौंदर्य का वर्णन है, फिर गद्य का प्रयोग किया गया है। राउल वेल हिंदी में नक्षत्र वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है यहीं से। तो राहुल वेल क्या है? गद्य जो है एक तरह का गद्य साहित्य है, पद्य नहीं है। और हिंदी में नक्षत्र वर्णन की मैंने बताया आपको कि परंपरा का आरंभ यहीं से होता है। चंपू काव्य है, यह भी मैंने आपको बताया, और 10वीं शती की कृति है। तो इसका समय भी याद रखिएगा, अगर आपको क्रम से दे दे, अगर आपको क्रम से दे दे लगाने के लिए, तो 10वीं शती इसको याद रखिए। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह भी गद्य साहित्य है। कृतिकार कौन है? दामोदर शर्मा। और एक तरह का भाषा सिखाने को लेकर के ग्रंथ लिखा गया था, 12वीं शती का ग्रंथ है, याद रखिएगा। बारहवीं शती, यानी कि राउल वेल जो कृति हमने देखी उसके बाद की है। इसके केंद्र में क्या है? भाषा सिखाने, राजकुमारों को भाषा सिखाने के लिए, इस बनारस के आसपास की बोली सिखाने के लिए इस उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ को रचा था दामोदर शर्मा ने। हमें ये गद्य साहित्य के रूप में मिलता है। इसके बाद कुछ और कृतियां हैं, जैसे कुवलय माला कथा, उद्यतन सूर्य की कृति है, 9वीं शती का गद्य है। तो कालक्रम की दृष्टि से आप देखेंगे तो सबसे पहले यही कृति आएगी। इसके बाद है वर्ण रत्नाकर। इसका कृतिकार कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। और मैथिली हिंदी का प्राचीनतम ग्रंथ है जो गद्य में उपलब्ध है। इसका वर्ष क्या हो जाएगा? 14वीं शती। यानी जिन 4 ग्रंथों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं उनका क्रम कुछ ऐसे होगा। कुवलय माला कथा जो उद्यतन सूर्य की है, राउल बेल जो रोड कवि की है या रोडा कवि हम उन्हें कहें, उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की, और वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति मानी जाएगी। ठीक है, तो ये इतनी चीजें जो हमारा आदिकाल साहित्य है उसके विषय में हमने इतनी चीजें सीखी, समझी, और यही हमारा जो आदिकाल साहित्य है वह समाप्त होता है। कोसल भाषा जो है अवधि का पुराना वर्जन, आप जानते हैं अवध जो कोसल भी रहा है, कोसल श्रावस्ती उसकी राजधानी रही है। तो अवधि, जिसे हम आज अवधि कहते हैं, अब 14वीं-15वीं शताब्दी से हम उसे अवधि कहते हैं, उसका भी पुराना वर्जन
ठीक है, वो है कोसल की भाषा। तो हम लोग इस आज की इस कक्षा में, चूंकि यहाँ नया चैप्टर मतलब भक्ति काल शुरू करना, वो नई ऊर्जा और नया चैप्टर है, तो उसे अलग, इसको मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा उसी अपने। के एल शर्मा का प्रश्न है कि अ, राउल वेल का जो समय है, यानी 10वीं शती, 10वीं शती, ये विद्यापति से पहले का है कि बाद का? तो आप ही लोग जवाब दें। मैं अपेक्षा करूंगा कि इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। राहुल वेल का समय है 10वीं शती, तो बताइए विद्यापति से पहले की है कि बाद की? बताइए। सारे लोग बताएं। क्या विद्यापति का नहीं जानते हैं आप समय?